मेरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरे बच्चे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 पे 20 मिनट की एक वीडियो मैंने डाल दी थी कल। आज दूसरी वीडियो भी आप देखने जा रहे हैं, पार्ट 2। और सारा फोकस इस चीज पे रखना कि क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे लेते हैं, यानी क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त अप्रोच कैसे लेनी है। कारण क्या है कि पेपर का लेवल मेरे बच्चे डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाइज आ रहा है और हमें अपनी अप्रोच को ही सही करना है ताकि वो कैलकुलेशन आप सबके लिए बहुत आसान बन सके, आपका कोई समय खराब करे बिना। मैं आता हूं सीधे सवाल पर। देखिए दोस्तों, ये 18 तारीख का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2.5 लाख है, हर साल ये 25% की रेट से बढ़ रही। तो 3 साल पहले और 2 साल पहले, शब्दों पर ध्यान देना। पूर्व ना पहले, पूर्व मतलब पहले। तो मेरे बच्चे 25% की फ्रैक्शन होता है 1/4। अगर मैं 3 साल का लूंगा तो 4 का क्यूब करूंगा 64, और मेरे बच्चे 5 का क्यूब करूंगा 125। यानी 3 साल पहले 64 थी तो आज होगी 125। और 2 साल पहले तो 25% 1/4, तो 4 का 16 से 25। यानी 2 साल पहले अगर जनसंख्या 16 थी तो आज जनसंख्या होगी 25। जबकि ये भी बात आज की ही कह रहा है, ये भी बात आज की ही कह रहा है। तो मेरे बच्चे रेशियो क्या करना पड़ेगा हमें दोनों जगह से। भाई ये है 3 साल की जनसंख्या का, ये है 2 साल में बनी जनसंख्या का, और ये दोनों ही सिचुएशन आज की है। तो बराबर करने के लिए इसे 5 से गुना करो, इसे भी 5 से गुना करो। आपने कहा जी कर दिया। इसका मतलब अगर आज जनसंख्या 125 है तो 2 साल पहले जो जनसंख्या थी वो थी 80, और अगर आज 125 है तो 3 साल पहले जो जनसंख्या थी 64 थी। तो 64 और 80 का डिफरेंस आया 16। तो 2 साल पहले और 3 साल पहले जो जनसंख्या का अंतर था मेरे बच्चे वो था 16, और 16 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। तो सीधी बात, नो बकवास, कि जो भी आंसर होगा वो 16 से भाग जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये 5, 50, 50, 50, क्या ये 4 से भाग जाएंगे? नहीं सर, 16 से भाग देना तो 4 से चेक करेंगे। ये 4 से भाग नहीं जा रहे, एक ही जा रहा है, यही मेरा आंसर है। तो कोई समय खराब नहीं करना मेरे प्यारे बच्चे। इससे बेहतरीन क्या ही सवाल होगा दिमाग खोलने के लिए। सवाल को समझना। सवाल में कहा है कि एक नाव है, 18 मिनट लेती है लगभग 60 किलोमीटर की दूरी को चलने में, जब वो विरोधी मतलब धारा के विरुद्ध चले। यानी लगभग 60 किलोमीटर की दूरी को 18 मिनट में तय कर लेती है मेरे बच्चे। कब? जब वो अगेंस्ट द स्ट्रीम जाए। और सवाल में कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल और पानी की चाल दोनों का जो रेशियो है मेरे बच्चे 3:2 है। अब हमसे ये पूछा है कि भाई ये बताओ, अगर 29.3 किलोमीटर की दूरी चलनी हो अपस्ट्रीम, तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर 60 किलोमीटर चल रही है 18 मिनट में, तो ये 60 का 18 मिनट, तो ये 60 का आधा 30 है, तो 30 कितनी देर में चलेगी? 9 मिनट। यानी लगभग 9 मिनट का समय तो लग जाएगा इतनी दूरी चलने में। और कहता है 51.5 किलोमीटर की दूरी जानी है डाउनस्ट्रीम। तो सोचो, अपस्ट्रीम में 60 किलोमीटर जाने में 18 मिनट लगता है, तो मेरे बच्चे डाउनस्ट्रीम में तो पानी की स्पीड भी जुड़ेगी तो बहुत कम टाइम लगेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि खूब हद से हद करेंगे 4-5 मिनट और लगा लो, तो टोटल जो टाइम हुआ 9 और 5 14 मिनट हुआ। मतलब अच्छा, हम ये भी नहीं छोड़ते हैं, ये तो समझते हैं ना कि 60 किलोमीटर जाने में अपस्ट्रीम में 18 मिनट लग रहे हैं, तो 51 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे तो 18 से तो कम लगेगा। मैं कह रहा हूं 18 मान लो, तब भी 18 और 9 27, यानी 1 घंटा तब भी पूरा नहीं हुआ। ऑप्शन में कह रहा है 3.5 घंटे, 2.5 घंटे, 4.6 घंटे, 0.2। तो एक ही तो आंसर है जो 1 घंटे से छोटा है, ऑप्शन डी। ये है दिमाग खोलने का तरीका। अब ध्यान से समझिए कि इस सवाल को पेपर में कैसे करते, मतलब पेपर में तो ऐसे करना था, लेकिन अगर इस सवाल को तोड़ना हो तो कैसे तोड़ें। तो हमें पता है कि भैया 59.4 किलोमीटर की जो दूरी है, 59.4 किलोमीटर की जो दूरी वो 18 मिनट में तय की जा रही है। 18 मिनट के घंटे बनाएंगे, बटे 60 करेंगे, 60 पलट के मैं ऊपर कर दे रहा हूं। 0 से मेरे बच्चे डेसिमल कट गया, 6 से काटा 3, 3 से काटा 3 एकम 3 बचा 2, 3 नियम 27, 3 8 24। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी जो चाल है अपस्ट्रीम में वो 198 किलोमीटर पर आवर है। अब आप सोचिए, नाव की चाल 3, पानी की चाल 2, तो अपस्ट्रीम जाएगी तो स्पीड क्या होगी? 3 में 2 गया 1, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 198। और डाउनस्ट्रीम जाएगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 3 और 2 5, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5 गुना 198। तो ये होगी मेरे बच्चे डाउनस्ट्रीम में स्पीड, ये हो गई अपस्ट्रीम में स्पीड। अब कह रहा है कि 29.3 किलोमीटर उसे चलना है, 29.3 किलोमीटर चलना है अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम की स्पीड है 198। और भैया 51.5 किलोमीटर उसे चलना है डाउनस्ट्रीम, तो उसकी स्पीड है 5 गुना 198। अब बाबू एक बात समझो, सारा खेल दिमाग का है, सारा रोड़ा बुद्धि का है।
कि आप कितना तेजी से तोड़ते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 1 घंटे से छोटा, ये 1 घंटे से छोटा है, जोड़ लेंगे तब भी 1 घंटा नहीं बैठेगा। फिर भी काटना हो तो 5 एकम 5, 5 3 15, 10.3, नीचे 198, 198 तो 29 और 10 39.6 बटे 198, 198 का जस्ट डबल है तो आंसर आ गया 0.2। ये है एग्जैक्ट निकालना, लेकिन आपको एग्जैक्ट थोड़ी निकालना है, आपको दिमाग लगाना। और यही है मेथड, और यही एक अच्छे टीचर की निशानी है कि अप्रोच बताया आपको, सवाल डिटेल नहीं। यार एज में आजकल ऐसे सवाल पूछ रहा है, सवाल में कह रहा है कि सुजाता की वर्तमान आयु का 6 गुना विनीता की वर्तमान आयु के 3 गुना के बराबर है। ध्यान देना, सुजाता की वर्तमान आयु का 6 गुना विनीता की आयु के 3 गुना से 6 वर्ष अधिक है, यानी इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये कह रहा है कि बराबर आएगा। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे दोस्त एक बात समझना, पूरे में से 3 कॉमन आ रहा है तो 2s आया, बिल्कुल। यहां कॉमन लोगे तो सर क्या आएगा, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 इधर लाएंगे माइनस का आ गया, और यहां क्या बचा v। अब मेरे बच्चे अगली स्टेटमेंट पे आते हैं, उसने कहा कि 7 साल बाद, यानी अब से 7 साल बाद विनीता की जो आयु होगी, तो विनीता की आयु भैया 7 साल बाद इतनी हो जाएगी। कहता है इसका 4 गुना जो होगा वो सुजाता की आयु के 6 गुना, सुजाता की आयु, तो सुजाता की 7 साल बाद कितनी हो जाएगी, इतनी, इसके 6 गुना से 6 वर्ष कम होगा। कहता है ये वाली वैल्यू इससे 6 वर्ष कम हो। ये मेरे दोस्तों मेरे सवाल है। तो सवाल में कह रहा है कि यार ये बताओ कि विनीता और सुजाता की एज का डिफरेंस कितना है, और वो डिफरेंस ही हमें ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए 2 तरीके के, एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना है, फिर हम सोल्व करें। एक तो तरीका है वो वाला, दूसरा तरीका क्या है दिमाग दौड़ाने का, यहाँ 2s है, 2s को हम लिख सकते हैं s प्लस है समझदार के लिए। ये वाला ऐसा हम उठा के यहां ले आएंगे तो कोई दिक्कत है, तो ये आ गया v माइनस एस, ये आ गया v माइनस एस। अब अगर मेरे बच्चे इनका डिफरेंस मैं 2 ले लेता हूं, तो ध्यान देना 2 लूंगा तो 2 इधर आएगा प्लस का, तो सुजाता की जो एज आएगी वो आएगी 4। बड़े ध्यान से समझना, और सुजाता की 4 है तो विनीता की 6 रही होगी, तभी तो डिफरेंस 2 आया, तो विनीता की रही होगी 6। अब विनीता की 6 रखूंगा तो 6 7 42, 42 गुना 4, बिल्कुल ठीक है। और मेरे बच्चे सुजाता की 4 रखूंगा तो 4 और 7 11, 11 6 66, 66 में 6 गया 60, हो ही नहीं सकता क्योंकि यूनिट डिजिट 0, यहां 8 आएगा, तो यानी ये गलत आ गया। अब अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं, अगर 6 ले लें कि भाई इनकी एज का डिफरेंस 6 है, तो ये -2 इधर आएगा प्लस का, 6 और 2 8, यानी सुजाता की एज आ गई 8, और सुजाता की 8 है तो ये 6 ज्यादा, यानी विनीता की एज रही होगी 14। अब इसको अगर हम ट्राई करें यहां पे मेरे बच्चे, तो सुजाता की एज है 8, तो 8 और 7 15, 15 6 90, 90 में 6 गया 84, सेट बैठ रहा है। इसकी ले 14, तो 14 और 7 21, 21 चौक 84, सेट बैठ गया। इसका मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन बी है। हमें पूरा डिटेल करने की जरूरत ही नहीं है, हमें ये देखना है कि ऑप्शन से हमें क्या मदद मिल सकती है, यही सवाल करने का तरीका है। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में हम ये सवाल कराते हैं, क्लास को पढ़ने का तरीका अलग है, क्वेश्चन पे अप्रोच लेने का तरीका अलग है। आज आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, और आज आपको पता चलेगा कि मूर्ख बच्चे क्या करते हैं, मूर्ख टीचर क्या पढ़ाते हैं, और सिलेक्टेड बच्चों को क्या अप्रोच लेनी चाहिए। देखो ध्यान से मेरी बात को समझना। देखिए सवाल ने कहा कि उमेश ने एक आर्टिकल को 22% लॉस पे भेज दिया, यानी 100% की कोई चीज होगी, उसको 22% पहले ही पीछे जा चुके हैं, 22% पहले ही पीछे जा चुके हैं। अब कह रहा है कि अगर उसने इसे 5% कम में खरीदा होता और फिर उस पर 15% प्रॉफिट कमाया होता, यानी पहले 5 की कमी की, उसके बाद 15 बढ़ाया, तो सक्सेसिव लगाएंगे 5 गुना 15/100। आपने कहा जी मामला तो सेट है, तो 15 में 5 गया 10, 15 75, 10 में 0.75 गया तो 9.25, यानी 22% पहले ही पीछे चले गए और अब 9.25 आगे बढ़ेंगे। तो इनमें जो गैप आ जाएगा ना वो 22 ये और 9.25 ये, यानी कुल मिला के 31.25% का मेरे बच्चे गैप आ गया, 31.25% का गैप आ गया। और ये जो 31.25% है यही तो 935 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से देखना कि 31.25 रिप्रेजेंट कर रहा है 935 को, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। अब क्लास में आपको लाखों बार ये समझाया है कि जब भी ऐसे सवाल आए तो 2 की पावर की डिविजिबिलिटी चेक करो, मतलब 2 की, 4 की, 8 की, 16 की, उससे ज्यादा नहीं। वो नहीं हो रही हो तो 3 की, 9 की, इसकी चेक करो, वो भी नहीं हो रही हो तो 11 की चेक किया करो सवाल में। ध्यान से देखोगे
तो मेरे बच्चे 2 से भाग नहीं जा रहा, 3 से भी भाग नहीं जा रहा, 11 से जा रहा है। 9 और 5 14, 14 में 3 क्या 11, यानी ऊपर वाला नंबर 11 से भाग जा रहा है, नीचे वाला जा रहा है 3 2 5, 5 रिक्शा नहीं जा रहा। इसका मतलब हर हाल में जो भी इसका आंसर होगा वो 11 से भाग जाएगा, पहली चीज। तो 11 से भाग देखेंगे तो 9 और 2 11, 9 और 2 11 भाग जा रहा है, 8 3 11, 8 4 12 भाग नहीं जा रहा, 2 और 3 ये भी नहीं जा रहा मेरे बच्चे, 2 और 1 3, 3 4 7 ये भाग नहीं जा रहा। तो 11 से एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। अब अगर हमें 16 ही करना होता तो मैं इस तरह नहीं करता, मैं क्या करता कि 31.25% की फ्रैक्शन बनाता, 31.25% की फ्रैक्शन बनाता। अब आप कहें जी 31.25% की फ्रैक्शन कैसे बनाए, तो बाबू 30% और 1.25% की फ्रैक्शन नहीं बना सकते हम। 1.25 का मतलब हुआ 1/4, तो भाई एक बताओ 30% की 3/10, और मेरे बच्चे 1 से 1/4 की, मेरे बच्चे बताओ 2.5% की फ्रैक्शन कितनी होती, 1/40, तो 2.5 का ही तो आधा हुआ 1.25, तो ये हो गई 1/80। फ्रैक्शन बनाएंगे 8 या 24 और 25/80, मतलब 25 यूनिट इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी। यही सवाल में पूछ रहा है, हाँ है ना, यही वैल्यू आनी थी। अब एक बात और भी आप समझ गए, ये बात समझ गए ना, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे एलसीएम लेके तो ये आएगा 25/80। इसका मतलब 80 यूनिट अगर उसका ओवरऑल सीपी था तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। अब थोड़ी सी भी अगर आप समझदारी दौड़ाएंगे तो आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, है ना, या यूनिट डिजिट पकड़ सकते हैं। कैसे समझो, अगर यहां ध्यान से देखोगे तो यूनिट डिजिट अलग अलग है, और मैं एक चीज तो स्पष्ट रूप से कह सकता था कि ये 80 है तो मतलब 8 का मल्टीपल होगा, यानी इवन नंबर तो आएगा ही आएगा। और अगर इवन नंबर आएगा तो मेरे बच्चे ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन थे ये ओड थे, तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकते थे, इन्हीं में से एक आंसर हो सकता था। मेरी बात समझ रहे कि नहीं, इन्हीं में आंसर हो सकता था। और काटता भी तो मेरे भाई 5 से आया 5 और ये आया 16, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 4 बचा, 5 8 40, 5 7 35, 7 7 6 42, यूनिट डिजिट 2 देखना था और यूनिट डिजिट 2 यहां पे है। देखिए अब बच्चा समय कहां खराब करेगा, बच्चे का समय खराब होगा ऐसे, वो ऐसे लिखेगा, मान लेते हैं सीपी है 100, 22% लॉस में बेच रहा है, चीज बेच रहा है 78 में। अब 5% कम में खरीदा होता, यानी 95 में खरीदा होता। अब इस पे 15% प्रॉफिट, यही नानी मर जाएगी। 15% इसका कैलकुलेट करोगे, करते हैं जरा, तो बाकी गधे क्या कहेंगे, 15% निकालेंगे कि सर इसका क्या करो, 15 से गुना कर लो फिर निकाल दो, या इसको 10 और 5 कर लो। अरे नहीं भाई, इसे 100 और 5 मानो, तो 15 का 100% 15 आना है सीधा सीधा, और 5 का 15% 0.75 आना है, तो 0.75 घटाऊंगा इसमें से तो सीधा आ गया 14.25, और 95 में 14.25 जोड़ेंगे तो 109.25 आ गया। अब मैं इनका डिफरेंस देखूंगा, तो 22 ये कम 9 ये, फिर मैं निकालूंगा 31.25 और फिर मैं सवाल को सोल्व करूंगा। ये हो जाएगा टाइम खराब, ये होती है नॉनसेंस अप्रोच। इस अप्रोच से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। क्लास तक ठीक है ये चीजें, लेकिन क्वेश्चन की अप्रोच लेने का तरीका बदलिए। हमें ये सब काम नहीं करना, हमको एक सिंपल काम पकड़ना था कि भाई 100% अगर चीज किसी चीज की कॉस्ट थी तो 22% तो पहले ही घाटा हो गया, उसके बाद हमने 5% की कमी की, फिर 15% का इंक्रीज किया, सक्सेसिव लगाया तो 9.25 आगे इंक्रीज हो गया। बस यहां से खेल पकड़ना था, 1 सेकंड का काम, इतना टाइम थोड़ी लगाओगे। मेरे दोस्तों इतना बढ़िया सवाल पूछा है मेंसुरेशन 2D से, और देखिए कैसे 1 सेकंड में आप आंसर देंगे। सवाल में कह रहे हैं एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 18 सेंटीमीटर कम है, यानी एक छोटी भुजा होगी एक लंबी भुजा। छोटी भुजा को हम एस से डिनोट करते हैं, लंबी भुजा को हम एल से डिनोट कर लेते हैं। कहते हैं इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, तो मेरे बच्चे इसका क्षेत्रफल करेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगी, होगा। इसकी परिधि के संख्यात्मक मान के, तो परिधि का संख्यात्मक मान क्या होता है जी, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस एस, लंबी भुजा जमा छोटी भुजा के जोड़ का डबल, ये 6 गुना के बराबर है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, तो कहते हैं इसकी लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए क्या होगी। तो मेरे राजा लंबी भुजा इनमें से ऑप्शन में से एक दे रखी। जो समझदार बच्चा होगा वो इस बात को जानेगा कि सर ने लाखों बार ये चीज बताई है, ये इवन नंबर है, इसे किसी से भी गुना करोगे रिजल्ट इवन आएगा। इसका मतलब मेरे बच्चों ये वाला उत्तर हमेशा ही इवन आएगा, यानी पेरीमीटर इवन आएगा। तो ये भी तय है अगर पेरीमीटर इवन आएगा तो मेरे बच्चे एरिया भी इवन होना चाहिए, क्योंकि एरिया और पेरीमीटर इक्वल है। अगर मैं लंबी भुजा 23 ले लेता हूं तो आप ये बात जानते हैं कि 23 में से 18 घटाऊंगा, अगर मैं किसी ओड नंबर से इवन नंबर घटाऊंगा तो परिणाम ओड आएगा। तो ये सारे ओड नंबर 1 2 3 तीनों के तीनों ओड है, और इन ओड में से मैं इवन घटाऊंगा
तो भी ओड आएगा, तो ये दोनों की दोनों ओड आएंगी, और ओड को ओड से मल्टीप्लाई करके इवन आ ही नहीं सकता। इसका मतलब मेरे बच्चे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यही मेरा राइट आंसर है, क्योंकि लंबी भुजा 36 है जो कि इवन है, छोटी भुजा 18 कम होगी यानी 18 बनेगी, ये भी इवन, और इवन को गुना करेंगे इवन से तो इवन आएगा। ये सवाल करने के नहीं होते हैं, नहीं तो टीचर चिल्लाते रहेंगे बहुत डिफिकल्ट आया, बहुत कैलकुलेटिव आएगा, और आपसे कुछ नहीं निकलेगा पेपर में। अगर आप चाहते हैं कि पेपर को टाइम पे सोल्व किया जाए तो जरूरी है अप्रोच अच्छी ली जाए। तो मेरे भाई इस वीडियो को शेयर भी करो, सारे के सारे लाइक भी करो, कमेंट भी करो, और आपके पास इनसे भी बेस्ट कोई मेथड है तो वो एक्सप्लेन करो, और दूसरे टीचर ने इससे बढ़िया मेथड बताया है तो वो भी मुझे बताना, और अगर नहीं बताया तो ये वीडियो वहां लगा के चेपो और कमेंट करो उनको कि उन बोगस मेथड से सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए मेरे बच्चे, इनकम एक्सपेंडिचर पे सवाल पूछा कि दो लोग हैं, इनकी इनकम का रेशियो है 7:8, और इतने इतने रुपए की बचत करते हैं, और उनके खर्चों का जो अनुपात है वो 11:16 है। तो बताइए उनका टोटल खर्चा कितना होगा। तो मेरे बच्चे खर्चे का अनुपात 11:16 है, यानी खर्चे 11 और 16 के मल्टीपल में आना, जब खर्चे जोड़ेंगे तो 11 और 16 27 का मल्टीपल आएगा, यानी जो भी मेरा आंसर आएगा मेरे बच्चे वो 27 का मल्टीपल आएगा। आपने कहा ठीक है, 27 का मल्टीपल मतलब 9 का मल्टीपल। देखते हैं जी, ये 9 से भाग जा रहा है, नहीं, ये 9 से भाग जा रहा है जी, नहीं, ये भाग जा रहा है, और ये भाग जा रहा है। देखो 6 और 4 10, 2 12 और 6 18। मेरे बच्चे ऑप्शन सी और डी दोनों फंस गए, लेकिन मुझे 9 नहीं 27 चेक करना था। अब ये देखिए कि इसे मैं भाग दूंगा, उससे बेटर इसे चेक करूं। अगर मैं इसे 9 से भाग दूं तो 0 का तो रोल ही खत्म, बचा 7। तो क्या ये 7 27 से भाग, मतलब 9 गुना 3 होता तब तो सेटिंग होती, वो तो 9 गुना 7 है, यानी ये 27 से भाग नहीं होगा, तो बचा एक, यही मेरा आंसर है। डिटेल करना हो तो आप वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज कर सकते हैं जो हम क्लासों में पढ़ाते हैं। मेरे बच्चे रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, सवाल में कह रहा है कि x जो है वो ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के। अगली लाइन में ये भी कह रहा है कि a जो है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी a को भी डिफाइन किया जा रहा है कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है y के। तो अगर मेरे बच्चे a 1/y को रिप्रेजेंट कर रहा है तो a स्क्वायर किसे रिप्रेजेंट कर देगा, 1/y स्क्वायर को। यानी हम यहां से एक बात समझ गए कि बेसिकली x का जो रेशियो होगा ना, इसका जो अनुपात होगा वो 1/y स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा, या हम यूं कह सकते हैं कि x का जो रेशियो होगा वो y स्क्वायर का उल्टा होगा। y स्क्वायर का क्या होगा, उल्टा होगा। मतलब x का जो अनुपात होगा पहले और नया, वो y स्क्वायर के अनुपात का उल्टा होगा। तो मेरे बच्चे अब ध्यान से देते हैं, सवाल में कह रहा है y का मान 6 हो, तो y का मान 6, तो 6 का वर्ग 36, बिल्कुल ठीक है। तो x का मान 97, तो x का मान आ रहा है 97, और अगर y का मान 2 हो तो 2 का वर्ग 4, तो कहता है x का मान बताइए क्या होगा। तो रेशियो लेंगे मेरे बच्चे, तो 1:9:1 आया। तो अगर अनुपात 9:1 है y स्क्वायर का, तो x का होगा 1:9। मतलब अगर पहले 1 यूनिट 97 था तो अब 9 यूनिट कितना होगा, तो 9 7 63, इकाई का अंक 3 आना चाहिए, इकाई का अंक 3 ये रहा। तो डायरेक्ट मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। मेरे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, सवाल ने कहा कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 रूट्स हैं और वो दोनों आपको दिए हुए, बताइए कौन से 2 रूट्स होंगे। तो मेरे बच्चों सबसे पहला काम आपको जो समझना है वो ये कि जो भी इसके मूल होंगे, अगर अल्फा बीटा इसके मूल हैं तो वही अल्फा बीटा यहां लिखा हुआ है। तो अगर मैं कहूं आपको कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए या सम ऑफ रूट्स बताइए, अल्फा प्लस बीटा बताइए, तो आप कहेंगे वो होगा -b/a। तो माइनस फार्मूला होता है -b/a, और b की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 7/3, यानी मूलों का योग होगा 7/3। अब हमें देखना कौन से ऑप्शन में मूलों का योग 7/3। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, इससे कट जाएगा 14/1.5, ये तो गलत आ रहा है। ये हो ही नहीं सकेगा क्योंकि माइनस 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 का आंसर आ जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि माइनस और प्लस 0 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 37 में आंसर आ जाएगा। बचा एक ऑप्शन डी, यही मेरा आंसर। एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह 17 रुपए प्रति किलो पर सेंधा नमक बेचता है, जिसकी कीमत उसे 20 रुपए पर किलो पड़ी। मतलब 20 रुपए उसके घर से चले गए, लेकिन ग्राहक उसे पैसे दिखाएगा मात्र 17। अब कह रहा है वह 1134 ग्राम की बजाय 567 ग्राम वजन देता है। मतलब वो ग्राहक को कहता तो है 1134 दिखा रहा हूं, लेकिन देता है मात्र 567 ग्राम। तो कहता है प्रॉफिट बताइए।
ये रेशियो मेथड मेरा ही बनाया हुआ था भाई। ध्यान से देखिए क्या करना है, 567 को इससे काटोगे क्या बचेगा, 2, 2 से इसे काटोगे 10, मतलब कुल मिला के 10 की चीज 17 में, यानी 7 का प्रॉफिट, 10 पे 7 का प्रॉफिट मतलब 70% का प्रॉफिट आपको हो रहा है। मेरे बच्चे ना जाने कितने ऐसे सवाल हैं जहां ये फार्मूला का नाम लिख दिया एम्पेरिकल फार्मूला, जबकि फार्मूला आप जानते हैं वही है, यही फार्मूला मीन मीडियन मोड में है, इससे बाहर एक भी फार्मूला नहीं गया, इन फार्मूलों को रट लो। सवाल ने कहा कि भैया जो मीन है, मीडियन है किसी डाटा का, वो मोड से इतना कम है, यानी मोड माइनस मीडियन दिया हुआ है, मोड माइनस मीडियन दिया हुआ है, तो मोड माइनस मीडियन मेरे बच्चे आपको दे रखा है, और इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 46.36, ये वैल्यू है 46.36, बिल्कुल ठीक है। आपसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई ये बताइए कि जो मीडियन है वो मीन से कितनी ज्यादा है, यानी मीडियन माइनस मीन पूछा हुआ है, मतलब मीडियन माइनस मीन पूछा हुआ है, तो 46.36 का आधा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23.18, सिंपल। ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर। मेरे बच्चे परसेंटेज का क्वेश्चन है, सवाल ने पूछा कि 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, अगले 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 50% की दर से वृद्धि हुई, मतलब पहले दशक में 50% बढ़ी, अगले साल फिर अगले दशक फिर 50% बढ़ी, तो 1941 में कस्बे की जनसंख्या कितनी हो गई, मतलब 50% के 2 सक्सेसिव लगाने, तो 50 जमा 50 जमा 50 गुना 50/100, ये तो सिंपल सी बात है कि भैया ये 50-50-100 और ये आया 25, यानी ओवरऑल जो परसेंटेज ग्रोथ हो गया वो 125% हो गया। तो अगर 125% की ग्रोथ हो गई तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 125% की ग्रोथ हो गई, मतलब इस वैल्यू का 225% निकालना है। परसेंट निकालोगे तो 2 जीरो कट गया, और 5 को 9 से गुना करोगे 45, यूनिट डिजिट 5 आएगा, एक भी ऑप्शन में नहीं है इनमें, तो एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन बी। भाई यही कहता हूं, ऑप्शन से खेलना सीखो, जब तक आप ऑप्शन के ऑपरेशन नहीं करना सीखोगे पेपर नहीं टूटेगा। देखिए कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन पे अप्रोच लाना बहुत 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 जरूरी है, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो 3 करोड़ बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, सारे बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, कमी एक ही चीज की, अप्रोच की। कमेंट करो अपने। मेरे भाई अगर ये सवाल आपको यूट्यूब पे कोई कराता मिल जाए तो मुझे बता देना, किसी भी टीचर ने नहीं कराया, ना कोई कराएगा। ये सवाल मैंने अपनी यूट्यूब पे मीन्स की क्लास में करा रखा है, और हू बहू सवाल एज इट इज आपके सामने आ गया। ध्यान से देखना, बहुत टॉप क्वेश्चन है, टूटेगा ही नहीं बच्चों से ऐसे, तो दम है तो कर दो भैया 10 15 20 सेकंड लेके, नहीं तो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखो। सवाल में क्या कह रहा है कि भैया यासिका ने 216 रुपए में 6 सेब और 6 आम खरीदे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 6 सेब और 6 आम 216 के आए भैया, तो पूरे में से 6 घट रहा है, तो 6 को पूरे में कॉमन ले देते हैं, तो 6 कॉमन लेंगे तो एक आम एक सेब आ जाएगा 36 का, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे दोस्तों हमसे पूछा क्या सवाल में, उस पे आते हैं। हमसे पूछा है कि 7 सेब और 2 आमों की मूल कीमत क्या है, ध्यान देना मूल कीमत, कहता है इसी जिस रेट से ये चीजें ना, उसी तरीके से ये बता दो राजा कि भैया 2 आम और कितना थे 7 सेब, 7 सेब की कीमत क्या होगी, ये आपका सवाल है। अब लड़ाई ये है कि क्या हम केवल इतनी इंफॉर्मेशन के आधार पर निकाल सकते हैं, कोशिश करते हैं। कैसे, ये 7 सेब है ना, मैं इस 7 सेब को अगर 2 सेब जमा 5 सेब लिख दूं तो कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आम और एक सेब 36 के, तो 2 आम और 2 सेब कितने के हो गए, 72 के, तो ये बात तो क्लियर है कि ये डाटा 72 हो गया। अब मैं ये कह सकता हूं कि 72 में 5 का मल्टीपल जोड़ूंगा, 72 में क्या जोड़ूंगा, 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल जोड़ूंगा तो 5 का कोई भी मल्टीपल होगा तो यूनिट डिजिट 0 होगा या 5 होगा। अगर 2 में इकाई अंक 0 जोड़ेंगे तो इकाई अंक आना चाहिए 2, और अगर मेरे भाई 2 में 5 जोड़ूंगा तो इकाई अंक आना चाहिए 7, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या 7 होगा। तो मेरे बच्चे ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 50% तो मेरे बच्चे आप 2 ही सेकंड में आंसर निकाल गए। अब आते हैं एग्जैक्ट आंसर की लड़ाई में। देखिए मेरे भाई, अगर मैं इन दोनों में से एक को सही मान लेता हूं, 212 को अगर सही मान ले तो 72 इसमें से घटाऊंगा 212 में से, तो बचेगा कितना, 2 में से 2 गया 0 और 21 में 7 गया 140। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भैया जो 5 सेब बची ना, उस 5 सेब की जो कीमत है वो 140 है। आपने कहा जी ठीक है, 5 सेब की कीमत 140 है। अगर मैं आपको कहूं कि 5 सेब की कीमत 140 है तो एक सेब की कितनी, 5 दूनी 10 5 8 40, तो एक सेब की कीमत 28 है, तो 36 में 28 घटाया तो आम कितने का आ गया, 8 का। अब इस वाली स्टेटमेंट को चेक करते हैं, कहता है जब एक सेब की कीमत 30% कम हो जाती है,
यानी सेब की कीमत 30% घटाई जा रही है, और एक आम की कीमत वही रहती। कहता आम फिक्स है, इस आम में दिक्कत नहीं है। तो 5 सेब, तो भैया 5 सेबों की तो कीमत थी 140 पहले, लेकिन अब 30% घटा दी तो मतलब 70% कीमत रह गई। तो 5 सेब की कीमत पहले 140 थी, अब 70% होगी, तो 14 7 98, यानी 5 सेबों की कीमत हो गई 98। और भैया आम कितने, 8, एक आम 8 का, 8 8 आम कितने के हो गए, 64 के। तो 98 और 64 जोड़ रहे हैं तो क्या 162 आ रहा है जी, आ गया, यही मेरा आंसर हो गया। मैं इसे तोड़ तो इवन ओड में भी सकता हूं, लेकिन उतना ऑपरेशन आप झेल नहीं पाएंगे। झेल सकते हो तो कमेंट करो, समझाता हूं। मेरे बच्चों, इसी तरीके से आपको लगातार आगे भी वीडियो मिलती जाएगी आज पूरे दिन में। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जो रेलवे की मुहिम हम चला रहे हैं उस पर ट्वीट जरूर करते रहिए, ताकि नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़े और कैलेंडर आए। मैं आपका साथ आपके सिलेक्शन तक यूं ही देता रहूंगा। अगली वीडियो का इंतजार करिए, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, पेपर में क्वेश्चन आना ही काफी नहीं है, क्वेश्चन पे अप्रोच लेना भी चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। नमस्कार।